नमस्कार जनता में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल ने संभागवार पार्टी विधायकों को या पार्टी के जो प्रत्याशी रहे हैं उन्हें आमंत्रित किया है। पहले दिन जोधपुर संभाग, जहां विधायकों से रूबरू होकर के उन्होंने ये जाना कि हमें कहां फोकस करना चाहिए, क्या डिमांड है कार्यकर्ताओं की, आम जन की। हालांकि प्री टॉक्स से कोई नई बात नहीं है, हर बार होता है ये, लेकिन पैटर्न कभी व्यापारियों से, कभी स्वयंसेवी संस्थाओं से, कभी संगठनों से, कभी पार्टी कार्यकर्ताओं से। कई बार स्थितियां होती हैं कि पेटियां रवाना की जाती हैं जिसमें आके आप बताइए क्या सुझाव हो सकता है। मालूम सबको है, स्मार्ट सिस्टम है, स्मार्ट ब्यूरोक्रेसी है, स्मार्ट सरकारें होती हैं। सड़क, बिजली, पानी, जो अपेक्षाएं होती हैं आम जन की, रोजगार के अवसर, ये तमाम वो चीजें होती हैं जिस पर फोकस करना चाहिए। खैर, मुख्यमंत्री की अपनी पहल है और उन्होंने कोशिश की है कि संभागवार जानना चाहिए। तो प्री टॉक्स का असर कई बार हम जैसे बजट के बाद में बैठाते हैं, जो लोग बजट में शिरकत करते हैं प्री टॉक्स में, तो उनसे पूछते हैं कि चर्चा तो इन मुद्दों पे भी हुई थी लेकिन इनका तो कोई उल्लेख नहीं है। खैर, उम्मीद की जानी चाहिए कि उन धरातली चीजों को, उन पहलुओं को शायद बजट में शामिल करेंगे। ये भजनलाल की एक पहल है। मैं अनूठी तो नहीं कहूंगा इसको, या अद्भुत भी नहीं कहूंगा, या पहली बार भी नहीं कहूंगा। इससे पहले भी इस तरह की स्थितियां हुई हैं। संगठन के आधार पर पार्टियों में मुख्यमंत्री सब इस तरह के विचार जानते रहते हैं। तो हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने कई बजट भी देखे हैं, कई प्री टॉक्स भी देखे हैं, उमेंद्र दादिश साहब हैं हमारे साथ। भरत मेघवाल साहब कांग्रेस से हैं, भाजपा से अटल खंडेलवाल साहब हैं। सभी का स्वागत है। उमेंद्र जी, आपके पास में आना चाहूंगा। जैसा मैंने पहले भी कहा, ये एक अनूठी पहल माने या फिर एक प्रक्रिया का हिस्सा है ये? जी, एक प्रक्रिया का हिस्सा है, क्योंकि ये पहले भी हमने देखा है, वसुंधरा जी के समय में देखा है, अशोक गहलोत जी के समय में देखा है कि चर्चा होती है, अलग अलग वर्ग के लोगों से बात की जाती है और बात करनी भी चाहिए। क्योंकि अधिकांश मैंने देखा है कि बजट पे केवल नौकरशाही का प्रभाव मैंने देखा है। जो नौकरशाहों ने, जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी ने बता दिया सरकार, क्योंकि कई जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जिनको मालूम ही नहीं होता कि बजट की प्रक्रिया क्या है, बजट में क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए। जैसे कि यहाँ मैं देख रहा था, मैं जन टीवी पे, कि विधायकों से चर्चा होना। अब बात यह है कि इसमें दो प्रकार की बातें होनी चाहिए कि एक तो होनी चाहिए संगठन के लेवल पे, संगठन बजट पे लोगों के व्यूज ले और भेजे। एक होता है सरकार को जनप्रतिनिधियों से बातचीत करे, उसके हिसाब से ले। अब यदि इसमें दोनों में सामंजस्य जब तक नहीं होगा, अच्छा बजट नहीं आ सकता। बजट में लोगों को उम्मीद होती है, महिलाओं को उम्मीद होती है कि उनकी जो घरेलू आइटम है और सामग्री, उन पे राहत मिले। उनको, युवाओं को ये उम्मीद होती है कि उन्हें नौकरी के अवसर मिले। मैं पत्रकार हूं तो मुझे भी कई आशाएं होगी, कई उम्मीद मैं भी लगाऊंगा सरकार से कि मेडिकल की फैसिलिटी हो, ये हो, जो भी हो। तो अलग अलग वर्ग के लोगों से बातचीत करना, उनके विचार लेना एक अच्छी बात है, लेकिन उसकी क्रियान्विति कैसे होगी, किस प्रकार से होगी, ये एक अलग चीज है। अब जयपुर के लोगों से भी बात की जाए तो ये होगा, जयपुर के लोग ये चाहेंगे मेट्रो की बात होगी और ये सब बात होगी। कभी कभी क्या होता है कि बजट से पहले इतनी घोषणा हो जाती है कि लगता है कि ये बजट से पहले की घोषणा है। तो आम बजट से, चाहे केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का हो, जनता को बहुत उम्मीदें होती है और उम्मीद लगानी भी चाहिए। अब ये इस बजट में आपने जिस प्रकार से लोगों से बातचीत की, उसकी कितनी क्रियान्वित होगी, उसमें किस प्रकार से नोटिंग हो रही है, किस प्रकार से जो सुझाव आ रहे हैं उनकी क्या व्यवस्था है, ये देखने वाली बात है। यदि अच्छा होता कि आपके संगठन में इतने मोर्चा, प्रकोष्ठ अलग अलग वर्ग के बने हुए हैं, किसानों का भी बना हुआ है, व्यापारियों का भी बना है, पंचायत का भी, इतने शायद 40 से ज्यादा प्रकोष्ठ है, उन प्रकोष्ठों से आप सुझाव ले लो कि क्या 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 चीज होनी चाहिए। जी, यहाँ एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर केवल पार्टी को ही बेस बना करके जैसे पूछा जाता तो एक सवाल भी उठता, क्योंकि देखिए विधायकों को बुलाना एक जनप्रतिनिधि है, लेकिन अगर मोर्चा या संगठन के सीनियर लीडर से चर्चा हो तो ये हो कि देखिए पार्टी बेस्ड बजट आने वाला है, पार्टी को फोकस किया जा रहा है। देखिए, चुनाव तो पार्टी लड़ेगी जी, हारने जीतने का ठेका पार्टी में होगा, तो पार्टी का उससे प्रभाव तो दिखना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते पार्टी को नहीं होना चाहिए। देखिए, पार्टी की सोच क्या होगी, जनता की सोच होती है। जनता क्या सोचती है, पार्टी सोचेगी। आप चुनाव जीतोगे तो पार्टी की वजह से जीतोगे, आप हारोगे तो पार्टी की वजह से हारोगे। तो जो चीजें पार्टी का इसमें यदि प्रभाव दिखता है कि घोषणा पत्र भी पार्टी का ही होता है,
ये कोई सरकार का घोषणा पत्र नहीं होता है। जो सरकार का घोषणा तो पार्टी की इसमें देखो थोड़ी बहुत आइडियोलॉजी दर्शनी दिखनी चाहिए और पार्टी के लोगों को महत्व भी मिलना चाहिए, चाहे कोई सी पार्टी हो, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस हो, उसको अपने कार्यकर्ताओं को महत्व देने में कोई गलत बात नहीं है। हाँ, लेकिन साथ साथ नहीं है कि उन जो पार्टी के प्रकोष्ठ है उनको ये कहना चाहिए, उनको निर्देश देना चाहिए कि जनता क्या सोचती है, आप उसमें जाए, जनता की क्या डिमांड है। अब यदि मानिए कि इतने मोर्चे पर कोई सा भी प्रकोष्ठ, चाहे कांग्रेस का चाहे बीजेपी को, एक ही बात है, ये जयपुर में मेट्रो की व्यवस्था होनी चाहिए, विस्तार होना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में होना चाहिए, युवाओं। अब यदि मानिए आप युवा मोर्चा का आप यदि इसमें लेंगे विचार, तो कहेंगे सर युवाओं के लिए नौकरी के प्रबंधन होने चाहिए, अच्छे शिक्षा की गुणवत्ता होनी चाहिए, बात है। तो इससे आम जनता पे कहां फर्क पड़ा। लेकिन सरकार को दोनों बातें होनी चाहिए, संगठन के स्तर पे भी सोच होनी चाहिए, आम जनता के स्तर पे भी सोच होनी चाहिए, और प्रशासनिक सुझाव भी इसमें लेने चाहिए। तीनों का समावेश होना चाहिए। तीनों के समावेश के बाद ही अच्छा एक संतुलित बजट की हम उम्मीद लगा सकते हैं, जो होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि अब तो वजीरलाल जी का अनुभव हो गया, 2 बजट पेश कर चुके, तो अब तो ज्यादा उम्मीद होगी कि पहले के बजट में देखा कि यार नई सरकार है, क्या पता है जो दे दिया। अब लोगों को ये नहीं कह सकते आपने कौन की वोट लगाई। अब क्रियान्विति वाला बजट है, क्योंकि अब आपके क्या कि सरकार शनि चुनावी मोड में जाएगी, तो चुनावी मोड में जाएगी तो आपको उसी प्रकार के काम करने पड़ेंगे लोगों। लेकिन ये जो अभी दिखा रहे कि 200 के 200 विधायकों से सॉरी, आप 200 की 200 सीटों पर चुनाव नहीं जीते ना। नहीं, इनमें ये लिखा है कि 200 में से जहां पार्टी के विधायक हैं या समर्थित विधायक है वो, प्लस जिन सीटों के ऊपर चुनाव हारा है प्रत्याशी बीजेपी का, उसको बुलाया जाएगा। यही तो जब बात हुई, एक तरह से ये कही जाती है कि हम संगठन की इसमें भूमिका नहीं होने दी, जो हार गया इसके अलावा जो इसमें भी मतलब हम हारे हुए कोई कहेंगे कि भाई आप हार गए तो भी आप जो अब नए कार्यकर्ताओं को डेवलप करने की कहां से बात आएगी। अब उदाहरण के रूप में अलवर जिले के राजगढ़ थाना का जी कहां है आपके विधायक। अब वहां यदि मानिए जिसको आपने टिकट दिया, जिनको किया, उनकी सोच क्या है, वो अगली बार तक आपके साथ में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अगली बार किस पार्टी का टिकट लगेंगे, तो ये कोई उचित मापदंड नहीं है। हमको ये तो है नहीं कि अगली बार भी आपको टिकट दिया जाएगा, अगली बार भी आप हो सकता है अगली बार नई पार्टी में चले जाओ, नई पार्टी का टिकट ले आओ, क्योंकि राजनीति में ये चलता है कि मुझे कौन सी पार्टी टिकट दे रही है वो सोचे। तो ये आप ये नहीं कह सकते। ठीक है, कार्यकर्ताओं की भावना को महत्व देना चाहिए, कार्यकर्ता स्थायी होता है, प्रत्याशी तो आते जाते हैं। जी चलिए भरत, आपके पास में आना चाहूंगा। मुख्यमंत्री भजनलाल ने यह पहल की है बजट से पहले की, और उन्होंने सुझाव मांगे हैं जनप्रतिनिधियों से, क्योंकि सीधे जवाबदेही जनप्रतिनिधियों की भी होती है। लेकिन हाँ, संगठन का इन्वॉल्वमेंट इस नाते कहा जा सकता है कि जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उन्हें भी बुलाया गया है। तो एक समग्र विकास की एक सोच लेकर के ये बजट की तैयारी की जा रही है। नहीं, देखिए योगेंद्र जी, इसमें 2 तरह की बात होती है। जैसे जिस तरह से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, वो जब बजट के लिए लोगों से जब राय लेते थे तो उसका एक अलग अलग उन्होंने कैडर बनाया हुआ था। अगर आप विधायकों को बुला रहे हैं और उस विधायकों में आप प्रत्याशियों से ले रहे हैं, तो यहाँ लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। क्योंकि वो बजट होता है जो वहां क्षेत्र की जनता आपसे मांग करती है। क्षेत्र की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से जिस विधायक को चुनकर भेजा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले उन तमाम 200 विधायकों से पूछना चाहिए था, ना कि पार्टी के प्रत्याशियों से। दूसरी चीज आती है बजट के अंदर। देखिए, हम लगातार अभी देख रहे हैं कि पिछले 2 वर्ष के अंदर जिस तरीके से प्रभारी मंत्री अपने प्रभार जिले में जाते हैं, वहां पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दे पाते। किस तरीके से हमने देखा कि बीकानेर के अंदर एक विधायक महोदय पीछे खड़े हैं और अबे तुबे की बात बोल रहे हैं, वहां जवाब नहीं दे पा रहे थे। किस तरीके से चाहे कैलाश चौधरी जी हो, चाहे मदन दिलावर जी हो, जब इन सबके सामने सवाल की बौछार माननीय पत्रकारों ने रखी तो इन लोगों ने एक जवाब नहीं दे पाए। मुझे लगता है बजट में सबसे पहला जो बजट घोषणा होनी चाहिए वो इनके प्रभारी मंत्रियों को, विधायकों को ट्रेनिंग देनी चाहिए कि किस तरीके से जो काम भी इन्होंने नहीं करे उसको धरातल पर कैसे लाया जाए। अब दूसरी बात आती है, 2 बजट पेश हो चुके हैं। मैं कुछ आंकड़ों के साथ बात करना चाहूंगा। इन 2 बजटों में इन्होंने तकरीबन 2717 बजट घोषणाएं की है। उनमें से मात्र 754 है जो कि पूरी हुई है, यानी अगर आप प्रतिशत देखें तो मात्र 27.75% होता है। जो घोषणाएं शुरू हुई, लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है उसका सरकार को भी नहीं पता। ऐसी तकरीबन 1256 घोषणाएं हैं, यानी कि 46.23%, और जो पेंडिंग घोषणा है वो है 707, यानी कि 26.2%, जिन पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो सरकार है, ये सरकार ऐसी घोषणाएं वापस से बजट में ना लाए जो धरातल पर लागू ही नहीं हो सकती। इन्होंने जैसे अन्नपूर्णा योजना था जो गरीबों के लिए थी, उसको बंद कर दिया। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनाएं थी, उनको इन्होंने बंद कर दिया। इस जयपुर शहर के अंदर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम आज भी स्थापित नहीं हो पाया, उसके लिए अभी तक कुछ नहीं लेकर आए। अभी मैं देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस 2-3 दिन पहले, अमित शाह जी ने पश्चिमी बंगाल में कहा
कि साहब हम जो योजना, एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि साहब यहाँ की जो लोकल योजनाएं उन योजनाओं को बंद कर दिया जाएगा अगर बीजेपी की सरकार आएगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब हम योजनाओं को चालू रखेंगे, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। तो मैंने कहा ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए राजस्थान का, जो राजस्थान में योजनाएं थी उन तमाम योजनाओं को इन्होंने बंद कर दिया, चाहे राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना हो, राजीव युवा मित्र हो। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम हरियाणा और गुजरात जो पड़ोसी राज्य है उसके बराबर हो जाएंगे। आज भी आप देख लीजिए वैट ये कम नहीं कर पा रहे हैं। कैबिनेट की इनकी बैठक हुई, ये कहते हैं हम शिक्षा में एआई टूल लेके आएंगे। झालावाड़ में 7 बच्चे मरे, आज 500 से ज्यादा स्कूल जर्जर अवस्था में है, शिक्षा बेपटरी पे है राजस्थान की। मुझे लगता है इन्हें जो समावेशित एक ऐसा बजट लाना चाहिए जिसमें काम धरातल पर उतरे। इन्होंने आए दिन किसी ना किसी समिट का ये उद्घाटन करते हैं, एमओयू इनके धरातल पर नहीं उतरे। अमित शाह जी ने कहा साहब 7 लाख करोड़ का हमने धरातल पर एमओयू उतार दिया। यहाँ का बजट ही पूरा जो बजट है राजस्थान का वो है ही मात्र 9 लाख करोड़ का, 9 लाख रुपए करोड़ का। तो इनके जो आंकड़े वो आंकड़े ही विरोधाभासी साबित हो रहे हैं। राजस्थान में रिफाइनरी है, उस रिफाइनरी का अभी ये जाकर उद्घाटन करने की बोल रहे हैं कि साहब उद्घाटन करेंगे, जिसकी कॉस्ट इन्होंने 37,000 करोड़ से 80,000 करोड़ के आसपास ये लेकर आ चुका है। तो मुझे लगता है कि ये जो बजट घोषणाएं हैं, ये बजट घोषणाएं थोथली साबित ना हो, धरातल पर आए, आम लोगों को, मिडिल क्लास के लोगों को उसका फायदा मिले। जयपुर जैसे शहर के अंदर जो अव्यवस्थाएं फैली हैं, चाहे बरसात हो, जब एक मेट्रो सिटी का नाम लिया जाता है वो सब नहीं हो पाती। इस तरह की चीजों को इस बजट में लेकर धरातल पर होता है, थोथली घोषणा ना करें। चले, धरातल की बात है, कोशिश वही की जाती है भरत जी की धरातल पे उतरे, क्योंकि जवाबदेही सरकार की होती है। मुख्यमंत्री कई बार ये बात कह भी चुके हैं कि बजट घोषणाएं हो चाहे मैनिफेस्टो की घोषणाएं, वो धरातल पे उतरे, उसके चेक एंड बैलेंस या उनकी क्रॉस वेरिफिकेशन भी कराने का सिस्टम डेवलप करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा होगा तो एक बड़ी बात होगी। चलिए अटल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कोशिश की है कि जल्दी से लोगों को इससे जानकारियां ली जाएं, लेकिन मैं एक बात जानना चाहूंगा, मैं पूर्ववर्ती सरकार हो चाहे उससे पूर्ववर्ती सरकार हो, पिछली बार भी जैसे बजट आया था तो हमने कुछ लोगों को जोड़ा, तो ये कहना होता है कि चर्चाएं तो बहुत सारी हो जाती हैं लेकिन वो फिर हम देखते नहीं हैं। तो इस बार कुछ नई उम्मीद कर सकते हैं? देखिए योगेंद्र जी, बिल्कुल कर सकते हो। देखिए हमने आते ही सबसे पहले जो बात की थी कि भी हमारी मैनिफेस्टो के अंदर 392 घोषणाएं की, पूरी 274 हो गई, शेष लगभग 118 हैं आज की स्थिति में, मतलब पूरी या प्रगति पर है, वो 274 हो गई। अब हमने बात की थी नौकरियों की, तो आज की स्थिति में देखिए नौकरियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता से वादा किया कि 4 लाख नौकरी देंगे। आपको भी पता है 92,000 नौकरी हम दे चुके, 1,56,000 प्रगति पर है अभी, वो भी इस साल तक हम दे देंगे जो ये नया बजट आएगा उसमें। हमारा अनुमान है कि भी युवाओं के साथ पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो, तो हमने उनके ऊपर जो SIT एक्ट बनाया, गैंगस्टर एक्ट बनाया, जो संगठित अपराध का रूप ले चुके थे, वो कुठाराघात ना हो युवाओं के लिए। तो देखिए अभी तक 296 पेपर हुए RPSC और कार्मिक चयन बोर्ड के, एक भी लीक नहीं हुआ। तो इस तरह की हमारी योजनाएं रहती है। अपराध में कमी आ जाए, क्योंकि राजस्थान नंबर 2 पर आ गया था महिला अपराध के अंदर, तो पूरे भारत के अंदर अपराध दर बहुत ज्यादा थी, 12% अपराध दर कम हुई, ये हमारी घोषणाओं का हिस्सा था। ये हुआ ऐसा। जहां एक और जल जीवन मिशन की बात करें तो वहां जरूर हम 13.93 लाख कनेक्शन कर पाए। ये हम जो सोचते थे उससे हम कम कर पाए। उसका कारण भी आप सभी को पता है कि जल जीवन के अंदर कितनी बहुत सारे हर डिपार्टमेंट में एक बड़ा घोटाला था, उसको हमने उजागर किया, उन सभी लोगों को कटघरे के पीछे लाए, आज भी वो चल रहा है और अब उस डिपार्टमेंट को साफ सुथरा करने की जो हमारी कोशिशें हैं वो जारी हैं। जो भी देखिए बजट क्या होता है, बजट वो होता है उसके अंदर पहली तो जो कि पिछली बार योजनाएं थी जो चल रही हैं आज की तारीख में, उनको उनके ऊपर क्या खर्चा आने वाला है वो लिया जाता है, क्या नई जरूरतें हैं उसको लिया जाता है, और कौन सी ऐसी घोषणाएं हैं जिनसे कि जो अंतिम छोर का व्यक्ति भी है वो लाभान्वित हो, वो ली जाती हैं। इसके लिए कौन कौन लोग शामिल है, जैसा कि आपने देखा कि सभी ने बोला कि भाई उनके अंदर जनता के सुझाव आने चाहिए,
हमने रथ हर क्षेत्र में, हर विधानसभा में रथ निकाले, जनता से सुझाव मांगे। प्रतिनिधि कौन, जो कि एक तो विधायक जो जीते हुए हैं और जो विधायक प्रत्याशी के रूप में वो क्या कहते हैं कि अभी कितनी योजनाओं का कितना डेवलपमेंट हो चुका और कितनी बाकी है और जनता क्या कह रही है, उनसे क्या डिमांड कर रही है, उनसे बेहतर कुछ नहीं। तो अभी एक और मैं आपको अपडेट करूं कि ऐसा नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी प्रदेश के सभी जगह से कार्यकर्ताओं को बुलाया था, एक एक करके, जोधपुर है ना संभाग से बुलाया, हर संभाग वाइज जी, और वहां कार्यकर्ताओं से ये सब पूछा गया कि वहां क्या जरूरतें हैं, क्या इश्यूज आ रहे हैं, प्रशासनिक दृष्टि से क्या इशू आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने बताया कि ये कह के चले गए कि नहीं सब अच्छा चल रहा है। नहीं ऐसा नहीं, मैं खुद था, मैं खुद किस तरह के सुझाव आए उस समय सर? किस तरह के सुझाव? बहुत सारे सुझाव आए कि भाई है ना कहीं किसी जगह पे लिंक रोड बनाने की बात थी, वो आए। किसी जगह मैं खुद देकर आया कि एक पीएचसी बनाने के लिए मैंने कहा कि साहब यहाँ पीएचसी बननी चाहिए, वहां जरूरत है, इतनी लोग हैं। तो सभी से ये सब सुझाव मांगे गए, आइडिया, कोई नया आइडिया हो जिससे कि सभी लोग का कल्याण हो, उस तरीके की भी बात की गई। मैं वहां मौजूद था। तो बात ये देखिए, इसी तरीके से दूसरे खर्चे जो होते हैं, प्रशासनिक खर्चे होते हैं कि जो कंटिन्यू होने, वो कितने हैं, वो बजट में जोड़े जाते हैं। और तीसरा है, प्रशासन भी अनुभव रखता है कि भाई कौन सी योजनाएं देने से लोग लाभान्वित होंगे। तो ये सारा ही, इन सब का समन्वय ही हमने करने की कोशिश की। और देखिए, प्रदेश आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 30 लाख करोड़ की व्यवस्था बनना चाहते हैं, अर्थव्यवस्था। आज की तारीख में रेवेन्यू करीब 17 से 18 लाख है। जो नया बजट आएगा वो 20 लाख रेवेन्यू के आसपास, 20 लाख करोड़ की रेवेन्यू आएगी। जीएसटी के अंदर देखिए, आज की तारीख में जीएसटी का कलेक्शन भी राजस्थान से 2 लाख करोड़ का होने लगा है। तो ये सारी घटनाएं हैं जो कि धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और तेजी से बढ़ रहे हैं। जी चले भरत, उम्मीद करनी चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री ने कोशिश की है, पहल कर रहे हैं कि पहले जनमानस को टटोला जाए, क्योंकि सीधा संपर्क जनता का विधायकों से होता है, विधायक प्रत्याशी से होता है। क्योंकि अब एक नई परंपरा चल चुकी है कि विधायक प्रत्याशी भी अगर कहीं देते हैं तो उस पर कार्ड छपवाएंगे और फिर धाराशाही विधायक होते हैं, उसमें विधायक तो पूरा और फिर नीचे लिखेंगे छोटा सा प्रत्याशी। हाँ, ट्रायल विधायक। हाँ, तो विधायक पूरा बड़ा लिखवाते हैं उसमें, कईयों को तो अशोक स्तंभ भी लगवा देते हैं वो, क्योंकि प्रत्याशी रहे हैं। तो यहाँ एक उम्मीद कर सकते हैं कि, क्योंकि देखिए प्रदेश का बजट है, किसी पार्टी का बजट तो होता नहीं है, वो जनता का बजट होता है, जनता के प्रति समर्पित होता है। एक हिरार्की बनी हुई, एक चैनल बना हुआ है। आप ये मानिए कि जिस तरीके से आपने कहा कि प्रत्याशियों से पूछा गया, पहली बात तो प्रत्याशी जनप्रतिनिधि कहलाते ही नहीं है। कल को ये वही बात हो जाएगी कि आप कहते हैं साहब मुख्यमंत्री के बिना कोई भी बजट पेश कर सकता है। ये एक कानून है, संविधान है, संविधान में हर तरह का बजट सरकार का एक अभिन्न हिस्सा होता है और विधायक ही सरकार के हिस्से होते हैं। ये एक अलग चीज है कि ठीक है, आप जनप्रतिनिधि से उनकी जनमानस की बात पूछी जाती है। अभी मेरे बीजेपी प्रवक्ता बड़े भाई साहब ने काफी चीजें कही। मैंने इनको कहता हूं, घोषणा पत्र का एक 20 नंबर पेज पर एक वादा किया था, मूंग और उड़द की एमएसपी पर खरीद का लक्ष्य दुगना करेंगे। वो दुगना तो छोड़िए, वो एमएसपी पे मूंग और उड़द ही नहीं मिल रही है। आपने कहा था गेहूं को 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदने का वादा किया था, वो भी अभी तक आप नहीं खरीद पाए। इसके अलावा यूरिया और डीएसपी जो खाद है, वो खाद नहीं मिल पा रही है। किस तरीके से हम देख रहे हैं कि बीकानेर के अंदर, श्रीगंगानगर के अंदर स्थितियां काबू होती जा रही है। अभी आपने 19 लाख करोड़ के उसके बारे में बात बताया। आपको बता दूं कि अभी तक एक दिन 2 सालों में तकरीबन 1.60 लाख करोड़ का कर्ज ये सरकार ज्यादा ले चुकी है और अक्टूबर दिसंबर तक 7.5 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है, ज्यादा बढ़कर जो मैं आपको बता रहा हूं। यानी कि प्रति व्यक्ति हर एक राजस्थानी के ऊपर आज 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख रुपए का कर्जा हर एक राजस्थानी के ऊपर है। टोटल 19 लाख करोड़ की जो आप जीडीपी हमारे यहाँ की बता रहे हैं, उस जीडीपी में 80 से ज्यादा तो हम कर्जा चुका रहे हैं। जो विकास कार्यों पे हमने जो कर्जा लिया था 15,736 करोड़ का, उस 1000 करोड़ में 19,000 तो हमने सिर्फ ब्याज चुकाया, 19,000 करोड़ तो हमने सिर्फ ब्याज चुकाया है। जिस तरीके से अव्यवस्थित तरीके से कहते हैं ना, आमदनी कितनी और जो खर्चा कितना है, मुख्यमंत्री जी संभाल नहीं पा रहे हैं। पंचायती राज चुनाव न कराने की वजह से आप ये देख लीजिए, जो राज्य वित्त आयोग का 3,000 करोड़ हमें मिलना चाहिए था, वो हमारा रुक चुका है।
ग्राम पंचायतों में विकास रुक चुका है। किस तरीके से आप बता दीजिए, एक योजना ऐसी बता दीजिए जो पिछले 2 साल में इन्होंने धरातल पर उतारी हो या काम इन्होंने करा हो। ये एक ऐसी योजना नहीं बता सकते। इसलिए मुझे लगता है कि बजट के अंदर सबसे पहला जो मानस है वो होना चाहिए स्वास्थ्य के ऊपर। हमने देखा कि वेंटिलेटर बंद हो गए, किस तरीके से यहां पर आग लग गई, एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर व्यवस्थाएं नहीं थी। शिक्षा के अंदर हमने देखा कि शिक्षा के अंदर समुचित व्यवस्था नहीं थी। इसके अलावा पर्यावरण के अंदर हमने देखा कि पर्यावरण के अंदर इन्होंने कहा स्क्रैप पॉलिसी एक तरफ आप लेके आते हो, दूसरी तरफ आप पर्यावरण में अरावली को नुकसान पहुंचा रहे हो, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हो। मुझे लगता है योगेंद्र जी, जो ये बजट आ रहा है, इस बजट को चाहे छोटा हो, बड़ी बड़ी घोषणाएं ना हो, लेकिन जो घोषणाएं अधूरी रह गई उनको पूरा किया जाए, युवाओं को, महिलाओं को, सभी वर्गों को साधने का काम किया जाए और धरातल पर काम करने की मंशा होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेसी आपको सिर्फ अगर मंशा होगी तो फिर तो आप सही मानेंगे कि हाँ मंशा है, काम किया जा रहा है, उसकी तो तारीफ करोगे। फिर देखिए, लोकतंत्र के अंदर सत्ता और विपक्ष का यही तो काम है। विपक्ष ने अरावली के लिए आवाज उठाई तो सुप्रीम कोर्ट ने सब प्रज्ञान लिया और इनको झुकना पड़ा, और आप देख लिया आज अरावली सुरक्षित हुई। अगर विपक्ष मुद्दा ही नहीं उठाएगा, अगर हम मुद्दा ही नहीं उठाएंगे तो ये तो कैसे लेंगे? किसका केंद्रित करेंगे? चलिए अटल जी, ये सिर्फ ध्यान आकर्षित करने के लिए भरत जी का बयान है, और भरत जी का कहना है कि ध्यान तो दिलाना ही होगा, विपक्ष की जिम्मेदारी है, भूमिका भी यही होती है। लेकिन मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा। खैर, हर सरकार कर्ज लेती है, कर्ज के बाद कहा भी ये जाता है कि हम घी पीने के लिए कर्ज नहीं ले रहे हैं, हम विकास करेंगे। हर गवर्नमेंट यही बात कहती है। तो यहां भी कहीं फोकस करना होगा कि आकार के साथ साथ कहीं बजट को भी कंट्रोल करें, क्योंकि कर्ज भी अथाह बढ़ता जा रहा है प्रदेश में। देखिए, अब भरत जी ने है ना 2-3 बात की। पहले तो वो बोल रहे थे कि भी किसानों के लिए एमएसपी को लेकर के, तो आज की तारीख में 2575 रुपए गेहूं की एमएसपी है आज की तारीख में, जो धान खरीदा जा रहा है। 2425 तो उसका मूल रूप है और 150 रुपए बोनस दे रहे हैं जी। ये खरीद कितनी हो पाती है? अच्छा, सर, सबसे बड़ी अब बात रही ये बात कि ये सही कह रहे हैं कि भाई आज की तारीख में कर्ज जो है वो 1,70,000 कह रहे हैं कि भी और बढ़ाए। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कर्ज छोड़ा कितना गया था? 5,70,000 करोड़ का कर्ज छोड़ा गया था। ये चीज जो कर्जा है, इसमें एक बड़ा अमाउंट, तो आप ये सही कह रहे हैं कि वो जो पुराना कर्ज है वो चुकाने का दायित्व भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो सरकार का दायित्व है, तो एक बड़ा भाग तो उसी के लिए जा रहा है। दूसरी बात, रेवेन्यू बढ़ाने की बात है, हम कोई रेवड़ियां बांटने की बात नहीं कर रहे। हम बड़ी बड़ी पंचपर्दा जो है उसकी ईआरसीपी, जो रामजल सेतु से हमने तुरंत उस पर डिसीजन लिया और वो उसके साथ समझौता किया कि भाई ये नदी होनी, मतलब ये परियोजना कंप्लीट होनी चाहिए और स्टार्ट हो करके, और जिससे लोगों के घर में जल आना शुरू हो। जो 21 डिस्ट्रिक्ट है वो लाभान्वित हो पानी से। यमुना जल समझौता, वो हमने जाकर, जो रुके हुए काम थे वो हमने किए इन 2 सालों के अंदर। और देखिए, एक और बात है कि प्रवासी राइजिंग राजस्थान पहले ही साल में किया, जाती हुई सरकार में नहीं किया ना। वो किस लिए किया? उसका भी यही था कि भाई पहले साल में करो, उसकी मॉनिटरिंग करो। 8 लाख करोड़ 9 लाख करोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दिसंबर तक 8 लाख करोड़ के एमओयूज क्रियान्वयन में आ चुके हैं, है ना। 9 लाख सेमीकंडक्टर की नीति फाइनल नहीं हुई है। आप जो आंकड़ा बता रहे हैं 7 करोड़, सरासर झूठ बता रहे हैं। मैं क्या झूठ नहीं, मैं झूठ बोलकर गए, सरकार झूठ बोलकर गए, इसलिए बता रहा हूं आपको। मैं भरत जी ने मैं कोई आक्षेप लगाना चाहता, मेरे पास जो आंकड़े हैं और वो बता रहे हैं वो और स्पष्ट, इतना हम किसी तरह की किसी भी हमारी नीति नहीं रहती कि भटकाएं भरमाएं जनता को, ये हमारी नीति में है ही नहीं। अब रही बात ये, देखिए सुनिए, एक और चीज कि राइजिंग राजस्थान का करना, प्रवासी राजस्थान का करना, जिससे कि इंडस्ट्रियां लग सके, लोग यहां पर इंडस्ट्री लगाए, जिससे कि रोजगार भी मिले, उत्पादन भी बढ़े और राजस्थान की रेवेन्यू जनरेट हो। हम ये नहीं है कि कर्जा ले और घी पी जैसा कि बात कर रहे थे, वो हमारी नीति नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम सस्टेनेबल राजस्थान बनाए, हम विकसित डेवलप राजस्थान बनाए, और हम माननीय मुख्यमंत्री जी उसी तरफ। चलिए उमेंद्र जी, आपके पास में आना चाहूंगा। हर सरकार का अपना दावा है। देखिए, खैर धरातल पे चीजें दिखाई देंगी तो लोग भी कहेंगे कि हाँ वाकई काम हुआ है, और नहीं होगी तो ये जनता है, खारिज भी बहुत जल्दी करती है और देखती है कि कुछ नहीं हुआ है। तो कोशिश हर सरकारी करती है,
भजनलाल जी पहली बार विधायक, पहली बार के मुख्यमंत्री हैं। उन्हें धरातली ज्ञान है, खूब अच्छे से खूब सड़कें नापी हैं, चाहे यात्राओं के जरिए, पार्टी कार्यालय में बैठ करके। तो ये जरूर जानते हैं, एक्सपीरियंस कम हो सकता है जनप्रतिनिधि का, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि पब्लिक की पीड़ा क्या होती है, तकलीफ क्या होती है, उसकी जरूरतें क्या होती हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं, देखिए पहले बजट पे फुल टाइम बजट नहीं आता, वो थोड़ा सा समय होता है क्योंकि पार्लियामेंट के इलेक्शन आते हैं और एक कितना पैसा मिलेगा, लेकिन ये तीसरा बजट है उनका। तो इस बार उम्मीद कर सकते हैं कि काफी बेहतरीन और वो जनता को समर्पित होने वाला बजट कह सकते हैं। जी योगेंद्र जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि देखिए भजनलाल जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने संगठन में भी नीचे के लेवल से काम किया और मुख्यमंत्री तक पहुंचे। यानी जो व्यक्ति जनता गांव-गांव में घूमा है, यहाँ की प्रदेश की समस्याओं को जानता है, इसलिए मैं मानता हूँ वो स्वविवेक से भी इस बजट में कोई निर्णय लेंगे। और कोई भी सरकार हो कभी छोड़ती नहीं है, वो ये चाहिए कि मेरा बजट सबसे अच्छा हो ताकि मैं इतिहास पुरुष बनूं, लोग मुझे याद किया जाए, जनता में वाहवाही। क्योंकि इस बजट का प्रभाव संगठन पे भी पड़ता है और सरकार पे भी पड़ता है और आगामी चुनाव पे भी पड़ता है, क्योंकि सरकार को पंचायत के चुनाव में भी जाना होगा, निकाय के चुनाव में भी जाना होगा। तो मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ अच्छा काम होगा जिससे जनता को, संगठन को लाभ मिले। हाँ, ये बात अवश्य है कि जैसा अभी अटल जी कह रहे थे कि इन्होंने सभी कार्यकर्ताओं की बात सुनी। देखिए कार्यकर्ता तो बात संगठन के पदाधिकारी के सामने कह सकता है, अटल जी खुद ही शायद मुख्यमंत्री के सामने नहीं बोल पाते होंगे। तो क्या होता है, मुख्यमंत्री का एक ऐसा फेस हो जाता है कि सही मायने लिहाज आ जाता है, सही मायने व्यक्ति आज प्रदेश अध्यक्ष के सामने तो बाहर चढ़ा के बोलने लगा कि वो हमारा व्यक्ति है, इसलिए क्यों हमारे परिवार का मुखिया है। तो परिवार के हम दादा से भी लड़ते हैं, अपने चाचा से भी लड़ते हैं, अपने ताऊ से भी लड़ते हैं, लेकिन क्या होता है कि बाकी मुख्यमंत्री से नहीं लड़ सकते। इसलिए मैं समझता हूं कि इनको संगठन की भी राय लेनी चाहिए, संगठन के लोगों के विचार लेने चाहिए और संगठन को ये काम सौंपना चाहिए। संगठन की जो सुझाव है उसके हिसाब से काम करना चाहिए, क्योंकि असली बात तो क्या है कि सरकार में बनाने बिगाड़ने वाला तो संगठन है। जी चले, लेकिन मैं भी किसी बजट एक्सपर्ट से बैठने से पहले जान रहा था कि सर बजट की तैयारियां, कि यूं तो अगर देखें तो चाहे केंद्रीय बजट हो चाहे राज्यों के बजट हो, बजटों का महत्व तो बिल्कुल खत्म हो गया है। पहले फोकस होता था कि बजट में जो घोषणा होंगी पूरे साल भर उसी पे फोकस होगा, लेकिन आजकल तो बजट के पहले और बाद कितनी घोषणा करा लीजिए, कुछ भी घोषणा हो जाती है। कोई विधायक अड़ा या कहीं पे गए, आप वहीं पे घोषणा एक ठोक के कैबिनेट की बैठक हो जाती है। हाँ, तो कि बजटों का वो महत्व सरकारों ने खुद ने ही गिरा दिया। कायदा होता था पहले कि बजट पे पूरे प्रदेश की निगाहें होती थी, अगले दिन अखबार पढ़ते थे, रेडियो में सुनते थे कि मेरे को क्या मिला है। अब कुछ नहीं होता, कहीं घोषणा करा दीजिए, कभी फीता कटवा दीजिए, कभी आप कुछ करवा दीजिए। खैर ये भी एक अलग तरह का एक सरकारों का अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन चलिए उम्मीद करनी चाहिए। एक्सपीरियंस सरकार का बेशक कम हो सकता है, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि भजनलाल ये जरूर जानते हैं कि वाकई जनता की तकलीफ क्या होती है, कैसे उनकी आजीविका चलती है, कैसे उन्हें काम करने का होता है। अगर एक चीज भी उन्हें मिलती है तो कितनी खुशी चेहरों पे आती हैं, गांव मोहल्ले कस्बे। तो वो समावेशी चीजें इसमें जरूर देखी जा सकती हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।